Hello student, welcome to our YouTube channel Boring Math. So in this video, we will solve 5 problems from CESANET December 2024 Assam Center. So हम पहले क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन है उसको देखेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है. ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. So let's see. क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं. Consider R4 with a standard inner product. Let V be the subspace of R4 spanned by the vector this and this. Then which of the following is not an orthonormal set? इसमें से कौन सा ऑर्थोनॉर्मल सेट नहीं होगा? सो ऑर्थोनॉर्मल सेट का मतलब क्या है? ऑर्थोनॉर्मल, अगर S कोई एक सेट है तो इसको इसमें अगर कोई भी दो वेक्टर में अगर लेता हूं V और W belongs to S and V not equal to W, देन इसका जो इनर प्रोडक्ट होगा वो 0 आएगा. और अगर मैं दोनों सेम लेता हूं V तो ये नॉन V के इक्वल आएगा जो कि 1 है. सो फॉर एनी V, W इसका इनर प्रोडक्ट 0 होगा और नॉर्म, दोनों का जो नॉर्म आएगा ये 1 आएगा. राइट. सो कोई भी V, W के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. सो यहां पे अगर मैं ऑप्शन ए में देखूं तो यहां पे अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं इसके साथ तो ये 0 दे देगा. राइट. तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये भी 0 देगा और उसका इसका जो नॉर्म है वो 1 है. सो ये ऑर्थोनॉर्मल सेट आ जाएगा. ओके, ये ऑर्थोनॉर्मल सेट आएगा. बट यहाँ पे नॉट ऑर्थोनॉर्मल बोला है तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा. इसी तरह से बी जो होगा ये भी ऑर्थोनॉर्मल सेट आएगा, बट सी जो है वो ऑर्थोनॉर्मल सेट नहीं होगा क्योंकि इसके साथ अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो 0 नहीं आएगा, जो कि ये आएगा √2 इंटू √6 माइनस 1 बाई √2 इंटू √6 जो कि नॉन जीरो है. ओके, सो ये ऑर्थोनॉर्मल सेट नहीं है तो ये करेक्ट हो जाएगा और बाकी डिस्कार्ड हो जाएगा. अब क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं. फॉर एनी मैट्रिक्स P, द ट्रांसपोज ऑफ P इज डिनोटेड बाय P ट्रांसपोज. कंसीडर द रियल मैट्रिक्स A, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. यहाँ पे ऑप्शन A, B, C, D ये चारों ऑप्शन हमारे पास गिवन है और ऑप्शन में यहाँ पे बेसिकली डायगोनलाइजेबिलिटी और आइगन वैल्यू के बारे में पूछा है. ओके, सो हम पहले इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं. सो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा x³ माइनस 5x² प्लस 6x माइनस 2. ओके, तो इसका ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है तो इसका इक्वेशन ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है. तो इसको मैं अगर फैक्टराइज करूँ तो यहाँ पे अगर मैं x को 1 ले लूँ तो यहाँ पे 1 और 6 ये आ जाएगा 7 और ये 7 मतलब 1 एक फैक्टर है. सो x माइनस 1 और ये आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0. राइट. सो यहाँ से मुझे मिलेगा x माइनस 1 और यहाँ पे इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो यहाँ पे x माइनस कुछ अल्फा और x माइनस बीटा आएगा. ओके, सो मैं अल्फा और बीटा को निकल सकता हूँ. अल्फा जो आएगा वो माइनस b, सो 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, सो b स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4ac, ac दैट इज 8 बाई 2a. सो मेरे पास आ जाएगा 4 प्लस माइनस 8 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 8 बाई 2
सो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस माइनस, सो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, राइट। सो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 2, सो ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा। सो मेरे पास जो रूट आएगा इसका, मेरे पास इसका जो रूट आएगा, एक अल्फा जो होगा ये आएगा और बीटा जो है ये आएगा। सो यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे जो रूट्स है वो सारे रियल है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी में बोल रहा है कि वन ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज नॉट रियल। सो ये गलत है। ऑप्शन डी में बोल रहा है कि ए हैज ओनली रियल आइगन वैल्यूज, ठीक है, एंड इट इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर है। ये तो बात सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे रूट्स डिस्टिंक्ट है और डिस्टिंक्ट रूट मीन्स ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा ओवर आर पे, राइट। सो ये गलत है। नाउ मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो तो डायगोनलाइजेबल है, ये क्लियर है, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट रूट्स है, डायगोनलाइजेबल ओवर आर। ना यहाँ पे अब ऑप्शन ए और बी में क्या है? ऑप्शन बोल रहा है कि ऑप्शन ए में बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए रियल इनवर्टिबल मैट्रिक्स पी मिलेगा सच दैट ये डायगोनलाइजेबल इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, मींस मेरा जो ए मैट्रिक्स होगा वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगा। सो ये बात तो सही है, ये दोनों में सही है, बट यहाँ पे ऑप्शन जो बाद में लिखा है कि पी ट्रांसपोज पी इक्वल टू I3, इसका मतलब है कि मेरा जो ए मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल, ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो पी मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ले रहा हूं। सो यहाँ पे ए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए में बोल रहा है। बट यहाँ पे एक रिजल्ट होता है कि ए मैट्रिक्स, ए रियल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ ए इज रियल सिमेट्रिक, ओके। सो बाय दिस रिजल्ट बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल होगा, ए रियल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ ए इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट यहाँ पे ए मैट्रिक्स जो है वो रियल मैट्रिक्स तो है बट वो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गलत है, इसका मतलब है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब डायगोनलाइजेबल है, और पी ट्रांसपोज पी इज नॉट आइडेंटिटी, ओके। सो इसका आंसर बी है। अब क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि कॉन्सिडर द रियल मैट्रिक्स ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया है, डिफाइन बी R3 क्रॉस R3 टू आर बाई बी V कॉमा W इक्वल टू VTAW, एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, यहाँ पे चारों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। सो पहला ऑप्शन में क्या है, बी V कॉमा V इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली V इक्वल टू 0। सो यहाँ पे जो बाइलिनियर फॉर्म है वो बेसिकली क्या है, सो मेरे पास V जो है वो V1 V2 V3 और W जो है वो W1 W2 W3, ये मैं ले लेता हूं। तो यहां से मैं मुझे जो बाइलिनियर फॉर्म है वो मुझे मिल जाएगा कि बी V कॉमा W जो है वो ऐसे आता है, राइट। सो यहां से मुझे मिल जाएगा V1 W3 प्लस V2 W2 प्लस V3 W1, राइट। अब बी V कॉमा V ये आ जाएगा मेरे पास V1 V3 प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 V1, ओके। सो अब यहां पे ऑप्शन ए में बोला है कि बी V कॉमा V इक्वल टू 0। सो मैं अगर V को ऐसा ले लेता हूं, V को मैं 0 0 1 ले लेता हूं, तो मेरे पास बी V कॉमा V जो होगा वो 0 है, बट यहाँ पे V जो है वो नॉन जीरो है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। अब
ऑप्शन डी में देखो, ऑप्शन डी में क्या है, बी वी कॉमा डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, देन आइदर दिस इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो। तो मैं अगर ऑप्शन डी में मैं भी को डब्ल्यू ले लेता हूँ, दोनों को सेम ले लेता हूँ, तो मेरे पास मुझे मिला कि बी भी कॉमा भी जो है वो जीरो है, जहाँ पे ये मैंने लिया था 001 जो कि एक नॉन जीरो एलिमेंट है, बट यहाँ पे बी भी कॉमा डब्ल्यू जो है वो जीरो है। सो दिस इक्वल टू जीरो, बट आइदर भी और डब्ल्यू दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है। सो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे ऑप्शन बी में अगर आए, ऑप्शन बी में बोल रहे हैं फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट भी सच दैट बी भी इक्वल टू लैम्डा। इसका मतलब क्या है, बी भी बेसिकली क्या है, बी भी ये है भी ट्रांसपोज ए भी, जो कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, राइट। अब यहां पे ऐसा बोल रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो सारे रियल नंबर को अटेंड कर रहे हैं, सारे रियल नंबर को अटेंड कर रहे हैं। इसका मतलब इसका जो रेंज है बाइलिनियर फॉर्म का, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म है, उसका रेंज क्या है, आर है। सो क्वाड्रेटिक फॉर्म का रेंज ऑफ बी जो है वो आर है। सो ये कब होता है, ये तभी होता है जब क्वाड्रेटिक फॉर्म इनडेफिनिट हो। अब इनडेफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म है कि नहीं उसको हम कैसे चेक करें, कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स है उसका अगर कुछ आइगन वैल्यू पॉजिटिव, कुछ आइगन वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये इनडेफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। अब एक बार चेक कर लेते हैं ये इनडेफिनिट है कि नहीं। सो यहाँ पे मेरे पास जो मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है, इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा वो आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे ये करेंगे तो हाँ माइनस, ठीक है, और प्लस वन। ओके, अब इसको मैं फैक्टराइज करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा कॉमन, एक्स माइनस वन आएगा, माइनस में एक्स माइनस वन, इसको लिखूंगा तो एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसका मतलब है कि ए मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है वन वन माइनस वन है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म जो क्यू मतलब बी है, ये क्या है, इनडेफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म है, राइट। इसका मतलब रेंज ऑफ बी जो होगा वो आर होगा। तो ये बात सही है कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, राइट। और ऑप्शन सी में आता है, ऑप्शन सी में बोले देयर एग्जिस्ट भी नॉन जीरो सच दैट बी वी कॉमा डब्ल्यू इक्वल टू जीरो फॉर ऑल डब्ल्यू बिलोंग्स टू R3। सो यहाँ पे एक रिजल्ट होता है, ओके इसके लिए एक रिजल्ट है, रिजल्ट है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो देन फॉर v non-zero there exists w belongs to R3 such that b v comma w is not equal to 0। ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली दो रिजल्ट है। इफ अगर ऐसा हो एक है, और सो देन ये है, और दूसरा रिजल्ट है देन फॉर नॉन जीरो v के लिए देयर एग्जिस्ट w बिलोंग्स टू R3 सच दैट b v कॉमा w इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉन जीरो है, देन नॉन जीरो v के लिए मुझे ऐसा w मिल जाएगा जिसके लिए b v कॉमा w नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और ऐसा w भी मिल जाएगा जिसके लिए ये जीरो होगा। मतलब ऐसा नहीं मिलेगा कि फॉर ऑल w के लिए वो जीरो हो जाए, राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इस रिजल्ट के थ्रू, अब ये रिजल्ट का प्रूफ बहुत सिंपल है, ओके इसको हम अब इसमें नहीं करते हैं, बट इसका रिजल्ट बहुत सिंपल है। सो बाय दिस रिजल्ट
हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट भी नॉन जीरो फी सच दैट बी वी कॉमा डब्ल्यू इक्वल टू 0 फॉर ऑल डब्ल्यू बिलोंग्स टू R3। सो ये डिस्कट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा मेरे पास बी। अब क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। 65 में है लेट टी बी ए सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम C to C2 फॉर एनी ऑर्डर बेसिस B of C2 TB denotes the matrix of T with respect to B. Suppose that B1 and B2 are two order bases of C2 such that the matrix TB1 is upper triangular matrix and TB2 equal to TB1 square. Then which of the following statements are false? ये चार ऑप्शन यहाँ पे गिवन है और उसमें से कौन सा ऑप्शन फॉल्स होगा ये हमें बोलना है। ओके, सो यहाँ पे जो T जो ऑपरेटर है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सो ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका अलग अलग बेसिस में चूज कर रहा हूँ। B1 और B2 दो डिफरेंट बेसिस में ले रहा हूँ। सो दो डिफरेंट बेसिस लेने पे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, बट उसका प्रॉपर्टी तो सेम होगा ना, क्योंकि लीनियर ऑपरेटर सेम है। लीनियर ऑपरेटर तो T है, राइट। सो यहां से मिलेगा कि जो मेरे पास T B1 जो मैट्रिक्स आएगा वो एक्चुअली सिमिलर है TB2 के। अब TB1 और TB2 अगर सिमिलर है तो यहां से मिलेगा मुझे डेक्टर जो होगा वो सेम आएगा। इसका मतलब उसका जो आइगन वैल्यू आएगा वो सेम आएगा और उसका जो भी डिटर्मिनेंट, आइगन वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ट्रेस, रैंक, मिनिमल पॉलिनोमियल वो सारे सेम आएगा। अब मेरे पास ये बोला है कि जो TB1 है मेरे पास वो मैट्रिक्स जो है कुछ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये C0B इस टाइप का एक मैट्रिक्स है। ओके, सो मैं ऐसे लेता हूं A B0C। ओके, अब TB1 क्या है, TB2 क्या है मेरे पास, TB2 जो है वो बोला है कि ये जो होगा TB1 इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर इसका स्क्वायर क्या आएगा, A स्क्वायर AB प्लस BC 0C स्क्वायर ऐसा आएगा। अब जो TB1 मैट्रिक्स है उसका आइगन वैल्यू क्या है, उसका जो सेट ऑफ आइगन वैल्यू होगा ये AC आएगा और ये जो होगा ये जो सिमिलर है मतलब उसका आइगन वैल्यू सेम आएगा, तो उसका जो आइगन वैल्यू TB2 का जो आइगन वैल्यू है वो A का C स्क्वायर है, राइट। तो ये जो सेट आएगा आइगन वैल्यू का जो सेट है वो सेम आएगा, इस वो जो आइगन वैल्यू का सेट होगा वो सेम आएगा, राइट। तो यहां से मैं ऑप्शन को अब देखता हूं। ऑप्शन में यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है कि द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ T कैन बी दिस, राइट। सो इसका जो आइगन वैल्यू है वो क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। सो इसका आइगन वैल्यू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। अब इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, तो क्या आएगा आइगन वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा टू द पावर 4 जो कि ओमेगा है। तो ये दोनों तो सेम आ रहा है, मतलब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फर्स्ट ऑप्शन में। इसी तरह से सेकंड ऑप्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बट थर्ड ऑप्शन में भाई सेम नहीं आएगा। इसमें थर्ड ऑप्शन में उसका जो आइगन वैल्यू है, थर्ड बोल रहा हूँ, ऑप्शन डी जो है उसमें, ऑप्शन डी में जो सेट ऑफ आइगन वैल्यू है एक तो 0 है और एक e⁻² ये है। अब इसका स्क्वायर कर दो, एक तो आएगा 0 और e⁻⁴πi⁻3 जो कि सेम नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, राइट। सो ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब बाकी ऑप्शन को देखते हैं। बाकी ऑप्शन में आइगन वैल्यू तो सेम है, अब ये ऑप्शन सी के बारे में मैं नहीं बोल सकता क्योंकि उसका मिनिमल पॉलिनोमियल बोला है, तो ऑप्शन सी को बाद में देखते हैं। ऑप्शन ए और बी जो है वो तो आइगन वैल्यू सेम आ रहा है। तो यहाँ पे आइगन वैल्यू सेम होने से मतलब सेम है, ठीक है। अब ये दोनों जो है ना, ऑप्शन ए और बी, ये दोनों मैं इसको टिक नहीं कर सकता कि ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, ओके। क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू हम नहीं बोल सकते कि आइगन वैल्यू अगर सेम है तो दोनों सिमिलर होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। तो इसके लिए मैं इसका जो मैट्रिक्स फॉर्मेशन है उसको देखता हूँ, ऑप्शन ए का। सो ऑप्शन ए के लिए, ऑप्शन ए जो है इसमें मेरे पास जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी
इसको मैं ऐसे लिख सकते एक्स ओमेगा और एक्स माइनस ओमेगा कॉन्जुगेट, राइट। तो ये क्या है, डायगोनलाइजेबल है। तो टी बी वन जो मेरे पास आएगा, टी बी वन जो मेरे पास मैट्रिक्स आएगा वो हो जाएगा ओमेगा ओमेगा कॉन्जुगेट, इस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा। ओके, और अब इसका अगर टी बी टू के रेस्पेक्ट में मैं अगर उसका करूंगा, इसको स्क्वायर कर दूंगा तो ये ओमेगा स्क्वायर 0 और 0, इसको यहाँ पे ओमेगा कॉन्जुगेट ना के स्क्वायर लिखता हूं मैं, और ये आ जाएगा ओमेगा। ओके, सो बेसिकली ये दोनों क्या है, सेम ही है, सिमिलर है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। इसी तरह से ऑप्शन बी जो है वो भी करेक्ट है, क्योंकि वो डायगोनलाइजेबल है, तो ए और ए स्क्वायर सेम ही आएगा, राइट। अब ऑप्शन सी में देखते हैं, ऑप्शन सी में क्या है। ऑप्शन सी में बोल रहे हैं द मिनिमल पॉलीनोमियल ऑफ टी कैन बी एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा क्या? सो अगर ऑप्शन सी के लिए मैं अगर ऐसे चूज कर लेता हूं, जो टी बी वन है मेरे पास, मैं ऐसे चूज कर रहा हूं कि मैट्रिक्स जो है मेरा 0 1 0 0। सो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है वो एक्स स्क्वायर आएगा। और मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आएगा, मिनिमल पॉलिनोमियल टी बी वन, इसका मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो एक्स स्क्वायर आएगा, राइट। बट यहां पे अगर मैं टी बी टू करता हूं, जो कि इसका स्क्वायर, जो कि मेरे पास आएगा 0 0 0 0, तो ये दोनों अगर सिमिलर है मतलब उसका रैंक भी सेम होना चाहिए, ठीक। अगर बट यहाँ पे टी बी वन का जो है रैंक है वो 1 है, बट टी बी टू का जो रैंक है वो 0 है, राइट। तो ये उसका मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी जो है वो एक्स स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी और डी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। लेट टी मैप्स R4 to R4 be a R linear transformation. Assume that the characteristic polynomial of T has two distinct monic irreducible quadratic factor Q1x and Q2x. Then which of the following statements are true? यहाँ पे चारों ऑप्शन गिवन है। अब ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होगा बाय प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम, और इस सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन जून 2025 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। सो हम पहले प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम को देखते हैं। सो प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम बेसिकली क्या है कि लेट टी मैप्स V to V be a linear transformation on a finite dimensional vector space VF. If the minimal polynomial factors into distinct irreducible factors Pi that is mtx equal to this. और यहाँ पे जो n1 n2 ये सब क्या है, पावर में है किसका, p1 p2 p3, इसका p1 p2 p3 irreducible फैक्टर है और उसका पावर में n1 n2 n3 है। सो यहाँ पे जो v होगा उसको मैं कार्नेल में लिख सकता हूं, मतलब जो मेरे पास इरिड्यूसिबल फैक्टर है उसका अगर मैं कार्नेल ले लूं तो वो जो सब स्पेस बनेगा उस सब स्पेस का कार्नेल में भी डिकम्पोज हो जाएगा। सो अब एक रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि डायमेंशन ऑफ पी आई टी टू द पावर एन आई, इसका जो डायमेंशन आएगा वो होता है एम आई इंटू डिग्री ऑफ पी आई, जहां पे हमें पता है डिग्री ऑफ पी आई क्या होगा, जो P1 एक्स है उसका डिग्री, और एम आई क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में P1 एक्स का जो पावर में होगा। मतलब यहाँ पे जैसे मिनिमल पॉलिनोमियल में वहां पे एम आई एक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में जो पावर आएगा वो है एम आई एक्स, एम आई, राइट। सो ये ऐसे होता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। सो मेरे पास गिवन है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी ये Q1x इंटू Q2x है, जहां पे Q1x जो है वो मोनिक इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और Q2x है मेरे पास a प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, राइट।
नाउ सो यहां पे जो n1 आएगा, n1 कितना है मेरे पास, n1 1 है, n2 भी 1 है, उसका पावर कितना है, 1 है। नाउ जो मेरे पास जो t होगा वो कुछ t नहीं, R4, वो कुछ इस टाइप से वो डिकम्पोज हो जाएगा, कार्नेल ऑफ Q1t टू द पावर n1 जो कि 1 है, प्लस कार्नेल ऑफ Q2t। ओके, सो ऐसे कार्नेल में वो डिकम्पोज हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में आता है, अब यहाँ पे एक चीज और है कि इसका डायमेंशन क्या होगा। जो डायमेंशन ऑफ कार्नेल ऑफ Q1t है उसका डायमेंशन कितना आएगा, mi, मतलब m1 इंटू डिग्री ऑफ Q1x, राइट। सो इसका क्या आएगा, सो m1 वो तो 1 है और डिग्री ऑफ Q1x जो कि मेरा 2 है, सो 2 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे डायमेंशन ऑफ कार्नेल ऑफ Q2t, इसका भी डायमेंशन जो आएगा मेरे पास वो 2 आएगा। सो अब यहाँ पे अब आते हैं यहाँ पे ऑप्शन में, यहाँ पे बोल रहा है देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर v belongs to R4 such that Q1t of v equal to 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो मेरे पास v आएगा वो इसका कार्नेल में आएगा, राइट। सो यहाँ पे एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा जो कि Q1t का कार्नेल में आएगा, तो ऐसा मिल जाएगा क्योंकि मेरा जो डायमेंशन ऑफ द कार्नेल है वो तो 2 है ना, तो मेरे पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर ऐसा मिलेगा जो कार्नेल को जेनरेट करेगा। Q1t, ये जो कार्नेल ऑफ Q1t है उसको वो उस सब स्पेस को जेनरेट करेगा, तो मेरे पास ऐसे नॉन जीरो वेक्टर मिल जाएगा। सो ये ऑप्शन तो करेक्ट है, सो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, बोल रहा है देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर v belongs to R4 such that Q1t of v equal to 0 and Q2t of v equal to 0। सो यहाँ पे ऐसा बोलना चाहता है कि जो यहाँ पे Q1t of v 0, इसका मतलब है कि मेरे पास v जो होगा वो बिलोंग्स करेगा कार्नेल ऑफ Q1t में, एंड v जो होगा वो बिलोंग्स करेगा कार्नेल ऑफ Q2t में। सो यहाँ पे v जो है बेसिकली ये दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग्स कर जाएगा, राइट। बट यहाँ पे क्या है ना, सो यहाँ पे बोल रहा है कि जो v है वो बिलोंग्स करेगा कार्नेल ऑफ Q1t इंटरसेक्शन कार्नेल ऑफ Q2t। बट मेरे पास जो R4 है वो बेसिकली दो सब स्पेस के डायरेक्ट सम में मैं लिख सकता हूँ R4 को, और डायरेक्ट सम का प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर कोई वेक्टर स्पेस को दो सब स्पेस के डायरेक्ट सम में लिखा जाए तो उसका इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। सो यहाँ पे कार्नेल ऑफ Q1t इंटरसेक्शन कार्नेल ऑफ Q2t जो है उसका इंटरसेक्शन में जीरो वेक्टर ही कंटेन करेगा, कोई नॉन जीरो वेक्टर कंटेन नहीं करेगा। बट यहाँ पे बोल रहा है कि ये एक नॉन जीरो वेक्टर जो है वो इंटरसेक्शन आएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है भाई। नाउ ऑप्शन सी में आता है, ऑप्शन सी में है फॉर ऑल नॉन जीरो v बिलोंग्स टू R4 v एंड tv लीनियरली इंडिपेंडेंट। मैं मान लेता हूं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। सो लीनियरली अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो डिपेंडेंट है। सो सी के लिए मैं मान रहा हूं कि v एंड tv आर LD। सो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो tv इक्वल टू अल्फा v, कोई अल्फा बिलोंग्स टू r के लिए, राइट। सो
ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो मैं टी भी इक्वल टू अल्फा भी लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अल्फा जो है वो एक आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू ऑफ टी। मतलब एक रियल आइगन वैल्यू मुझे मिल रहा है, एक रियल आइगन वैल्यू टी का, टी के पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टी के पास एक रियल आइगन वैल्यू है। बट यहाँ पे मेरे पास जो Q1, मेरे पास जो टी था, मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी जो है वो है Q1x इंटू Q2x, जो कि एक इरिड्यूसिबल फैक्टर है, मतलब उसका कोई आइगन वैल्यू नहीं है आर में, इरिड्यूसिबल ओवर आर। सो इसका कोई रियल आइगन वैल्यू नहीं है। बट यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन सी को ट्रू, ऑप्शन सी को अगर मैं फॉल्स मानता हूं, अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे मुझे एक रियल आइगन वैल्यू मिल जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सो ये एक कॉन्ट्रोडिक्शन है। ओके, सो देयरफॉर V एंड TV आर ए लाई। सो ऑप्शन सी जो होगा वो ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, अब ऑप्शन डी में आते हैं। ऑप्शन डी में है कि इफ Q1T ऑफ V इक्वल टू 0 फॉर सम नॉन जीरो V बिलोंग्स टू R4, देन दिस सेट इज ए बेसिस ऑफ R4। राइट, सो अगर Q1T ऑफ V इक्वल टू 0 फॉर सम नॉन जीरो V बिलोंग्स टू R4, मतलब जो V होगा वो कार्नेल ऑफ Q1T में आएगा। अगर भी कार्नेल ऑफ Q1T में आता है तो बोल रहा है कि ये जो सेट आएगा वो बेसिस होगा R4 का। ओके, अब यहाँ पे हमें एक, यहाँ पे लिखता हूं, सो यहाँ पे Q1, यहाँ पे यहाँ से क्या मिलेगा मुझे कि जो V होगा वो बिलोंग्स करेगा कार्नेल ऑफ V बिलोंग्स टू कार्नेल ऑफ Q1T। राइट, सो अब यहाँ पे एक चीज पता है हमें कि जो कार्नेल होता है ना, जो कार्नेल का जो सब स्पेस है वो इनवेरिएंट सब स्पेस होता है, इनवेरिएंट सब स्पेस। सो दिस सब स्पेस इज इनवेरिएंट सब स्पेस। अगर वो इनवेरिएंट सब स्पेस है, इनवेरिएंट सब स्पेस का मतलब है कि T ऑफ U ये सब स्पेस ऑफ U हो जाएगा। सो U को हम इनवेरिएंट सब स्पेस बोलेंगे अगर T ऑफ U जो है वो U में ही कॉन्टेन कर जाए। राइट, सो यहाँ पे मेरे पास जो V है वो कार्नेल ऑफ Q1T में है, इनवेरिएंट सब स्पेस में। तो इसका जो इमेज आएगा, मतलब टी भी जो होगा वो भी कार्नेल ऑफ Q1T में आएगा। इसी तरह से अगर मैं उसका स्क्वायर कर देता हूं, टी स्क्वायर ऑफ भी, ए भी बिलोंग्स करेगा कार्नेल ऑफ Q1T में। राइट, तो ऐसे बिलोंग्स कर जाएगा। सो इसका मतलब है कि जो भी टी भी, टी स्क्वायर भी, टी क्यू भी, ये सारे जो होगा वो कार्नेल में बिलोंग्स कर जाएगा। राइट, अब यहाँ पे अगर ये एक बेसिस है, ये अगर एक बेसिस है, इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और ये अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है और ये 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, मतलब ये एक 4 डायमेंशनल सब स्पेस को स्पैन करेगा। राइट, बट यहाँ पे मेरे पास ये, इसका डायमेंशन कितना था? इसका डायमेंशन तो 2 था। सो ये कैसे पॉसिबल है कि एक 4 डायमेंशनल सब स्पेस एक 2 डायमेंशनल सब स्पेस पे कंटेंट कर जाए? ये तो पॉसिबल नहीं है ना।
राइट। सो इसके लिए ये बेसिस होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। सो इसका जो आंसर आएगा, करेक्ट आंसर आएगा, वो आएगा ए एंड सी। ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस प्रॉब्लम। इफ यू हैव एनी डाउट then comment, and if you feel it is helpful, so please like, share and subscribe. Thanks for watching.